तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 11th का बहुत वाइटल चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करीबन 5 मार्क्स आते हैं इसमें। और अगर आप नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है दे आर लिंक्ड विद केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए इस पर बहुत फोकस करना होगा। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने क्लास 11th में स्टडी किया होगा ड्यूरिंग विंटर्स। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया होगा, क्योंकि मोस्टली हम इन्हीं 2 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए, ये जो हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स केमिकल बॉन्डिंग। और अगर हमें टाइम मिला तो हम वो चैप्टर्स भी कवर करेंगे जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग देखिए, हम पहले इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है। देखिए, एटम जो है, मोस्ट ऑफ द एटम्स डू नॉट हैव independent existence except noble gases। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स वहां हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है उनके एटम जो है दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते एक्सेप्ट नोबल गैसेस। देखिए, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है जिसका नाम है ग्रुप 18, और जिसको आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं मेंडलिंग्स पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, ग्रुप 18 में हमारे पास इन एलिमेंट्स का नाम है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। प्रीवियसली इनका नाम था इनर्ट गैसेस। इनर्ट मींस ये केमिकली बिल्कुल इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर कोई चीज रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल है। रिएक्शन इसलिए होती है ताकि इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट्स रिएक्ट to form products because products are more stable than the reactants. That is why chemical reaction takes place. Is this clear? इसलिए एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ताकि ये ऐसा स्पीशीज बनाए जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आप किसी स्पीशीज को कहेंगे इनर्ट, तो मींस ये केमिकली इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा। प्रीवियसली इनका नाम था इनर्ट गैसेस बिकॉज हम दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। लेकिन इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने नोबल गैसेस में कुछ केमिकल रिएक्टिविटी देखी है। जैसे जीनान के आप ग्रुप 18 के हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो जीनॉन एलिमेंट जो है ये रिएक्ट करता बनाता है अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो इन द सेम वे, तो दिस इनर्ट को हमने रिप्लेस किया नोबल से। तो प्रीवियसली इनका नाम था इनर्ट गैसेस, लेकिन अब हम मॉडर्न केमिस्ट्री में इनको कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में देखिए, एक तो हीलियम आता है, नियॉन आता है, एर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये हमारे पास ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। अगर आप हीलियम की बात करेंगे, हीलियम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर आप नियॉन की बात करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। जिसे किसी और की जरूरत नहीं है तो मींस वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सारे के सारे नोबल गैसेस जो हैं, इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने हीलियम देखा है, आपने He2 नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन दिस, मींस हीलियम इंडिपेंडेंटली इसका एटम एग्जिस्ट करता है। आपने हाइड्रोजन एटम देखा है, ये नहीं देखा, लेकिन ये जल्दी जल्दी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता बनाता है H2 मॉलिक्यूल। आपने ये देखा, आपने हाइड्रोजन एटम नैसत हाइड्रोजन को नहीं देखा बिकॉज ये अनस्टेबल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हीलियम 2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज हीलियम इज वेरी वेरी स्टेबल, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसे क्या जरूरत है किसी के साथ रिएक्ट करने की, इसलिए दिस विल नॉट एग्जिस्ट, हीलियम 2 विल नॉट एग्जिस्ट। इन द सेम वे नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारे के सारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, आप कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हर कोई एलिमेंट कोशिश करता है, हर किसी एलिमेंट का एटम कोशिश करता है मुझे भी स्टेबिलिटी मिले, जस्ट लाइक दीज नोबल गैसेस। इज दिस क्लियर? तो एटम्स दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नोबल गैसेस। दैट इज व्हाई ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद ये वो ऐसा स्टेबल स्पीशीज बनाते हैं जो स्पीशीज स्टेबल है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तो इसी कॉम्बिनेशन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो समझाएंगे, देखिए, तो such atoms combine chemically resulting in the formation of
स्टेबल स्पीशीज, जिससे आप मॉलिक्यूल भी कहेंगे, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल स्पीशीज। तो ये एटम्स क्या करते, ये केमिकली कंबाइन करते टू फॉर्म, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल स्पीशीज। एक स्टेबल स्पीशीज बनाने के लिए इन्हें कंबाइन करना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये दूसरे एटम के साथ, अपने ही एटम के साथ या किसी और एटम के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ऐसा स्टेबल स्पीशीज बनाते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूल। इज दिस क्लियर? तो आप कहेंगे सर इस केमिकल कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो दिस केमिकल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट केमिकल बॉन्डिंग। सो सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज Such combination is known as chemical bonding. तो chemical bonding का लॉजिक है, तो chemical bonding is linked with stability. आप कहेंगे सर why atoms combine chemically in order to achieve stability? So chemical combination is directly linked with stability. अब एक chemical combination जो है इसमें यूनियन होता है, इसमें यूनाइट करते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स। इज दिस क्लियर? ये जो यूनियन है ये कैसे पॉसिबल है? ये तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है। तो यहां समझाएंगे, देखिए, तो मींस केमिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स यूनियन बिटवीन two or more elements, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में यूनियन होता है, तो इट इन्वॉल्व्स यूनियन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अब केमिकल बॉन्डिंग में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स यूनाइट कर रहे हैं, और ये यूनाइट कैसे कर रहे हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनका न्यूक्लियस का उनका इफेक्ट बहुत कम होता है, न्यूक्लियस का इंटरवेंशन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम रहता है, लेकिन इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। इसलिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करते, जिन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये यूनियन कैसे होता है? सर ये यूनियन अगर आपस में यूनाइट कर गए, ये कैसे यूनाइट कर गए? यूनाइट इसलिए करते हैं बिकॉज इनके जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही रिडिस्ट्रीब्यूट होता, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन मींस चाहे लॉस होगा, कोई लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, या इक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, या अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। समझाएंगे अभी। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में यूनियन होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में। यूनियन कैसे पॉसिबल है? तो यूनियन तब पॉसिबल है जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो। ये इंटरेक्शन कैसे डेवलप हो रहा है? ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में? सर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। न्यूक्लियस क्लियर? लेकिन अगर आप इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो यही यूनियन होता है थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बताएंगे यूनियन कैसे हो सकते, कितने टाइप्स के यूनियंस पॉसिबल है। देखिए, तो एटम्स के बीच में अगर यूनियन होता है, सर ये यूनियन कैसे होता है? सर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यूनियन जो है, सो यूनियन बिटवीन two or more than two atoms through redistribution of valence electrons result in the formation of a chemical bond. अभी समझाएंगे बॉन्ड भी क्या चीज है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ यूनियन है। ये जो यूनियन है, यूनियन occurs through redistribution of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे सर व्हाट आर दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे।
यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेबल रहता है एटम में ही। अगर आप बाहर इसको लेंगे, एटम से बाहर निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये जल्दी जल्दी दूसरे एटम में चला जाता है। तो मींस एक एटम अगर लॉस कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होती है उसकी, और दूसरा एटम उसको गेन करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। पढ़ेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन में। तो मींस फर्स्ट तरीका है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, एक एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसी केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, ऐसे यूनियन होगा एटम्स के बीच में, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। प्लीज टेक केयर, दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। समझाएंगे अभी बॉन्ड भी क्या चीज है, और बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। मींस अगर ये यूनियन कैसे पॉसिबल है, एक एलिमेंट ने लॉस किया, दूसरे एलिमेंट ने गेन किया, या एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, दूसरे एटम ने गेन कर दिया, ऐसी यूनियन जो है, इस यूनियन का नाम है आयनिक बॉन्डिंग। इज दिस क्लियर? लेकिन दूसरा यूनियन देखिए, दूसरा यूनियन जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन, हम पढ़ेंगे आगे इन डिटेल, इक्वल कंट्रीब्यूशन and mutual sharing of electrons. Equal contribution and mutual sharing of electrons. अब क्या होगा? दूसरा तरीका भी है केमिकल यूनियन का। ये केमिकल यूनियन मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? सर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मींस कभी एक एटम लॉस करता है, दूसरा एटम गेन करता है। अगर ऐसे करने से यूनियन होगा, इस यूनियन का नाम है आयनिक बॉन्डिंग। और दूसरा है इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं, दोनों एटम नजदीक आते हैं। एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, यानी म्यूचुअल फंड बनाते हैं। म्यूचुअल फंड इसको कहते हैं, मींस म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद ये दोनों एटम्स आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइंटली इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? मींस पहले इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। सपोज ऐसे मैं समझाऊंगा, सपोज दिस एटम ए, दिस इज एटम बी। एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटम ए इसको कहता है चलो मैं भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता हूं, आप भी इक्वली कंट्रीब्यूट कीजिए। अब कितने देखिए, अब दो इसके आगे, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसको भी बिलोंग करते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस बी को भी बिलोंग करते हैं। इसको कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग। पहले इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम्स, ये पार्टिसिपेटिंग एटम जो है ये यूज करते हैं। अगर ऐसे यूनियन पॉसिबल है, इस यूनियन का नाम है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, प्लीज टेक केयर। सर, ये यूनियन कैसे पॉसिबल है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है। सर, तीन तरीके से यूनियन हो सकती है, कोई लॉस करता है, कोई गेन करता है। अगर ऐसे यूनियन हुआ, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। दूसरा होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। अगर दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, आप मेरा इलेक्ट्रॉन लीजिए और आप अपना इलेक्ट्रॉन दीजिए, फिर हम दोनों यूज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। इसको कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। अगर ऐसे यूनाइट हो गए दो एटम्स, इस बॉन्डिंग का नाम है कोवलेंट बॉन्डिंग। और तीसरा तरीका भी है, देखिए, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन and mutual sharing of electrons. तीसरा तरीका है, अब क्या तरीका है तीसरा यूनियन करने के लिए? कौन सा तरीका है? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन मींस अगर दो एटम्स नजदीक आते हैं, सपोज दिस एटम ए एंड एटम बी। ये एटम ए जो है, सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेकिन एटम बी कुछ नहीं देता है। लेकिन ये यूज दोनों करते हैं, ये भी यूज करता है और ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया, लेकिन यहां पर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने कुछ नहीं दिया। अगर इसने कुछ नहीं दिया, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो मींस इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मींस अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ वन साइडेड कंट्रीब्यूशन है। एक एटम कंट्रीब्यूट करता है इस वन साइडेड कंट्रीब्यूशन में, लेकिन
शेयर दोनों करते हैं लेकिन अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया, जिसको आप कहते हैं वन साइडेड कंट्रीब्यूशन। अगर ऐसे ये दो एटम्स यूनाइट हो गए, ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, और जिसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्डिंग, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, यहां पर जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो यूनियन के तीन तरीके, या तो आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ये भी एक ही, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग ही, इसकी थोड़ा मॉडिफिकेशन है, कोवलेंट बॉन्डिंग का ही मॉडिफिकेशन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड, इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इज दिस क्लियर? बिसाइड्स दीज टू टाइप्स ऑफ यूनियंस हमारे पास और दो, बिसाइड्स दीज यूनियंस हमारे पास दो एडिशनल यूनिट्स हैं। वी हैव मेटालिक बॉन्डिंग, जो मेटल्स में पाई जाती है, हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। इज दिस क्लियर? तो besides these two types of unions, we have two more modified unions. One is called metallic bonding and second is called hydrogen bonding. वहां हम इन डिटेल इनको क्लियर करेंगे। यहां पर भी हमें इन डिटेल क्लियर करना होगा आयनिक बॉन्ड क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, हम इन डिटेल पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट, डीपली हम इसको भी स्टडी करेंगे, और इसके बाद इस डेटिव बॉन्ड को भी स्टडी करेंगे। लेकिन पहले ये समझना होगा कि ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या चीज है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें लॉजिक पे आना है, व्हाई एटम्स कंबाइन। मैंने पहले इनिशियली मैंने एट द वेरी आउटसेट मैंने क्लियर किया है, एटम्स कंबाइन सो एज टू फॉर्म अ स्टेबल रिजल्टेंट स्पीशीज। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी। आप कहेंगे सर एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर टू अचीव, दैट इज व्हाई जब हम अभी लॉजिक पढ़ेंगे व्हाई एटम्स कंबाइन, इसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, लेकिन सबसे वाइटल लॉजिक जो है, जो विदाउट एनी लिमिटेशन है, दैट इज to achieve stability. That's to achieve stability. Is this clear? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम जाएंगे रीजंस पे, लॉजिक्स पे, why chemical bonding takes place.